अपन स्टार्ट करते हैं लेखांकन की परंपराएं। ठीक है, मेरा नाम मोनिका है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है और पीएचडी चल रहा है गाइस। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट अपना जो है, एक सेकेंड, लेखांकन की परंपराएं। ठीक है, लेखांकन की परंपराएं अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेखांकन की परंपराओं के बारे में आप देखो कि एकरूपता की परंपरा है। सबसे पहले अपन किसको देखेंगे, एकरूपता की परंपरा। तो इससे रिलेटेड अपने कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि यदि कोई विधि, रीति, नियम एक बार अपना लिया जाता है तो उसे परिवर्तित नहीं करना चाहिए जब तक कि विशेष परिस्थिति उत्पन्न न हो। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या है, ये सीधा सीधा ऐसे बोल रहा है कि भाई एकरूपता मतलब जो अकाउंट्स है वो एक जैसे होने चाहिए। मतलब कि अगर जैसे देखो, इसमें आगे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, बहुत ही इजी नोट्स हैं। इसमें देखो आगे क्या दे रखा है कि जैसे यदि डेप्रिसिएशन की अपन WDV मेथड यूज़ कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। अगर स्टॉक के लिए FIFO मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, और इसी के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर अपन ने एक बार पहले अपन ने WDV मेथड यूज़ कर लिया है तो अपन WDV ही मेथड को कंटिन्यू करेंगे, और क्योंकि उसी के आधार पर फिर क्या है, अपना तुलनात्मक अध्ययन है वो हो सकता है। ठीक है, तो ये अपनी हो गई किसकी, एकरूपता की परंपरा। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा क्या बोलती है कि लेखा करते समय किसी भी तथ्य को छुपाना नहीं है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है कि लेखा करते समय किसी भी तथ्य को क्या नहीं करना है, छुपाना नहीं है, पूर्ण रूप से प्रकट कर देना चाहिए, चाहे लेखा पुस्तकों के भीतर हो या बाहर हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला इसमें बता रहा है कि संदिग्ध दायित्वों को बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट के रूप में दिखाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संदिग्ध दायित्व को नीचे फुटनोट के रूप में दिखाते हैं, तो ये कौन सी परंपरा होगी आपकी, तो ये कौन सी होगी, पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा। ठीक है, और संदिग्ध दायित्व के जो एग्जाम्पल हैं वो देखिए कौन से हैं, बैंक से भुनाए गए बिल हैं, बैंक से भुनाए गए बिल हैं और न्यायालय में चल रहे विवाद, बैंक से भुनाए गए बिल और न्यायालय में चल रहे विवाद। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपनी आती है रूढ़िवादिता की परंपरा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम हो एक क्वेश्चन तो इसमें से आ ही जाता है। ठीक है, अपन इसको पढ़ते हैं, रूढ़िवादिता की परंपरा। रूढ़िवादिता की परंपरा क्या कहती है कि हानि के लिए आयोजन बना लेना चाहिए। किसके लिए आयोजन बना लेना चाहिए, हानि के लिए, लेकिन लाभ के लिए नहीं बनाना चाहिए। लाभ के लिए कब बनाना चाहिए, जब वो वास्तविक रूप में प्राप्त हो जाए, तभी उसको क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। ये ऐसे बोल रहा है कि हानि को तो अपन को मान के चलना चाहिए कि अपने लॉस हो जाएगा, लेकिन लाभ को अपन तब तक रिकॉर्ड नहीं करते हैं जब तक कि वो वास्तविक रूप से अपने को नहीं हो जाए। ठीक है, फिर इसके उल्लंघन होने पर गुप्त संचय का निर्माण किया जाता है। इसके उल्लंघन होने पर किसका निर्माण किया जाता है, गुप्त संचय का निर्माण किया जाता है। रूढ़िवादिता की जो परंपरा है उसके अपवाद कौन कौन से हो सकते हैं, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या बोलते हैं कि संपत्ति को ज़्यादा दिखाओ और दायित्व को कम दिखाओ। दायित्व को कम दिखाना इसका मतलब लॉस को कम दिखाना, और संपत्ति को ज़्यादा दिखाना इसका मतलब प्रॉफिट्स को ज़्यादा दिखाना। जबकि ये चीज़ क्या बोल रही है, रूढ़िवादिता की अवधारणा क्या बोलती है कि लॉस को तो दिखाओ, अपन लॉस को तो अपन आयोजन बनाएंगे, लेकिन प्रॉफिट का जब तक नहीं बनाएंगे तब तक कि वो अपने को एक्चुअल में रिसीव्ड नहीं हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इसके एग्जाम्पल देखिए कौन कौन से हैं, किस कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन अपना आता है एग्जाम में कि ये जो है अपनी स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट और NRV विच एवरेज लेस पे करते हैं, तो ये कौन सी परंपरा के अकॉर्डिंग करते हैं, रूढ़िवादिता की परंपरा के अकॉर्डिंग। जितने भी प्रोविजन बनाए जाते हैं, आपको पूछ ले कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है वो कौन सी अवधारणा के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, कौन सी परंपरा के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, तो वो कौन सी परंपरा के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, रूढ़िवादिता की परंपरा के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। फिर फ्लैक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो कौन सी परंपरा के अकॉर्डिंग बनाते हैं, तो वो कौन सी परंपरा के अकॉर्डिंग बनाते हैं, रूढ़िवादिता की परंपरा के अकॉर्डिंग बनाते हैं। संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी को समर्पण मूल्य पर दिखाते हैं, कौन सी परंपरा के अकॉर्डिंग, रूढ़िवादिता की परंपरा के अकॉर्डिंग। ऋण पत्रों के शोधन पर दिए जाने वाले प्रीमियम की व्यवस्था और प्रावधान निर्गमन के समय ही कर लेते हैं। अब देखो अपन डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स अपन इश्यू करते हैं, तो डिबेंचर्स इश्यू करते समय अगर अपन शोधन करते समय अगर अपन कोई प्रीमियम देते हैं तो वो प्रीमियम क्या होता है, अपना लॉस हो जाता है। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि उसका प्रावधान कब बनाते हैं, अपन निर्गमन के समय ही बना लेते हैं कि जब अपन डिबेंचर्स इश्यू करते हैं उसी टाइम अपन प्रोविजन बना लेते हैं, किसका,
रिडम्पशन ऑन डिबेंचर्स का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अपनी रूढ़िवादिता की परंपरा हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना महत्वता की परंपरा। महत्वता की परंपरा या फिर सारता की परंपरा। तो सारता की परंपरा में क्या होता है, इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं कि महत्वपूर्ण तथ्यों का लेखा करना चाहिए, कम महत्व वाले को छोड़ दो, राशियों को राउंड फिगर में दिखा दो, और महत्व का निर्धारण व्यवसाय की प्रकृति से निर्धारित होता है। मतलब कि महत्व कैसे, मतलब कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, वो कौन डिसाइड करता है, अपना बिजनेस डिसाइड करता है, ठीक है। कोई भी अगर जैसे अपना कोई अमाउंट हो रहा है 19,950 हो रहा है, तो अपन इसको 20,000 दिखा सकते हैं, ठीक है, राउंड फिगर का मतलब हो गया। या फिर 999 है, तो अपन इसको क्या दिखा सकते हैं, 10,000 दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इसको राउंड फिगर करके दिखाना चाहिए। तो ये अपनी क्या हो गई, महत्वता की अवधारणा हो गई। फिर नेक्स्ट अपन देखेंगे लेखांकन की मान्यताएं। तो लेखांकन की मान्यताएं कौन कौन सी हैं। लेखांकन की मान्यताएं अगर अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के अकॉर्डिंग देखें तो चालू मान्यता है, उपार्जन मान्यता है, एकरूपता मान्यता है। इन सबको अपन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं, आप देख लेना। चालू क्या बोलती है, चालू मान्यता क्या बोलती है कि अपना अपना जो व्यवसाय है वो चालू रहेगा, दीर्घकाल तक चलता रहेगा। उपार्जन क्या बोलता है कि जब अक्रूड हो जाती है इनकम तब उनको लेखा करना चाहिए। और एकरूपता क्या बोलती है कि अगर अपन एक मेथड फॉलो कर रहे हैं तो उसी को कंटिन्यू करना चाहिए। फिर ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन लेखांकन के आधार। लेखांकन के आधार मतलब कि अपन पुस्तकों में लेखा करते हैं तो वो किस आधार पे करते हैं, तो वो कौन से आधार पे करते हैं, एक तो रोकड़ के आधार पर और एक उपार्जन के आधार पर। उपार्जन का आधार क्या कहता है कि चालू वर्ष की समस्त मदों का लेखा चाहे नगद के रूप में प्राप्त हो या न हो, उसको लेखा कर लेना चाहिए। जबकि रोकड़ का आधार क्या बोलता है कि जब अपने को केस प्राप्त होता है तभी अपने को उसमें रिकॉर्ड करना चाहिए। अगर अपन ने केस नगद में खर्च किया है तभी उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। तो रोकड़ आधार है वो कौन सी संस्थाएं अपनाती हैं, वो एनपीओ वाली संस्थाएं अपनाती है या फिर पेशेवर संस्थाएं अपनाती है। लेकिन ये जो रोकड़ का आधार है इसको मतलब कि उपयुक्त नहीं मानते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ये होता है कि भाई कोई काम अपना उधार में होता है तो वो तो लिखे बिना रह ही जाता है, वो पता नहीं कब प्राप्त होगा। आजकल वैसे ही लोग नहीं देते हैं, किसी को उधार देने के बाद देने का नाम नहीं लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये रोकड़ वाला आधार है, ये क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है। इसके बाद अपन देखेंगे लेखांकन के उपयोगकर्ता। तो लेखांकन के उपयोगकर्ता हैं वो आंतरिक उपयोगकर्ता हो सकते हैं और बाह्य उपयोगकर्ता हो सकते हैं, ठीक है। आंतरिक उपयोगकर्ता के बारे में अपन देखें तो इनको विस्तृत पहुंच होती है, ठीक है। विस्तृत पहुंच होती है क्यों, क्योंकि ये कंपनी के भीतर होते हैं, ठीक है, कंपनी के भीतर होते हैं। तो इनको मतलब कि कंपनी की ऑलमोस्ट सारी की सारी जानकारियां होती है। तो इनके पास क्या है, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपने अकाउंट्स हैं इनकी विस्तृत पहुंच होती है। जबकि बाह्य उपयोगकर्ता के पास क्या होता है कि सीमित पहुंच होती है, जितना अपन उनको दिखाते हैं वो केवल उतना ही देख पाते हैं। अगर आंतरिक उपयोगकर्ता कोई सूचना दे रहे तो वो क्या है, ज़्यादा विश्वसनीय सूचना देते हैं। लेकिन बाह्य उपयोगकर्ता वो क्या है, कम विश्वसनीय सूचना देते हैं। आंतरिक उपयोगकर्ता प्रकाशित और अप्रकाशित सभी सूचनाएं इनके पास होती हैं, जबकि बाह्य उपयोगकर्ताओं के पास कौन सी होती हैं, केवल प्रकाशित सूचनाएं ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि अपने जो आंतरिक उपयोगकर्ता हैं उसमें कौन कौन से आते हैं। कंपनी के अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं वो कौन हो जाएंगे, इसके आंतरिक उपयोगकर्ता हो जाएंगे। जैसे कंपनी के स्वामी या प्रबंधक, स्वामी बोले तो अपने शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, ठीक है, शेयर होल्डर्स हो जाएंगे। और फिर बाह्य अगर उपयोगकर्ता देखें तो बाह्य उपयोगकर्ता कौन से हो जाएंगे, सरकार हो जाएगी, समाज हो जाएगी, लेनदार हो जाएगा, देनदार हो जाएगा, बैंक, विनियोजक, अंशधारी और विनियोगकर्ता, ठीक है। तो ये हो गई अपनी आज की क्लास। तो आप चाहो तो इन नोट्स को बहुत ही इजी वे में आप नोट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो आज अपन ने पढ़ा है अपने अकाउंट्स की परंपराएं, तो ये परंपराएं मैंने आपको बता दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और फर्स्ट ग्रेड और जो जेआर अकाउंटेंट है अपना, इन तीनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11th-12th वाले बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। और बहुत ही ऑथोराइज्ड नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग and keep support me. Thank you.